Dear students, today we will discuss about the connective tissue. इससे पहले वाली वीडियो में हमने एपिथेलियम टिश्यू डिस्कस किया है। टिश्यू क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ और सेम काइंड ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और हमारी बॉडी में 4 टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। लास्ट वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस कर लिया था। अभी हम कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करेंगे। कनेक्टिव का क्या मतलब होता है? जोड़ना। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? अलग अलग टिश्यूज को बाइंड करता है, बोन्स को मसल्स के साथ बाइंड करता है, लिगामेंट्स को बाइंड करता है, अलग अलग सेल्स को बाइंड करता है। तो इसका क्या काम है? कनेक्ट करना। एज द नेम इंडिकेट, कनेक्टिव टिश्यू इसका मेन काम है बाइंड करना और सपोर्ट करना। हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं ये उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ये मेन काम है कनेक्टिव टिश्यू का। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि बोन भी वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड भी वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ भी वन काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। तो इनके अपने अलग अलग काम भी हैं। जैसे बोन क्या करती है? हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है स्केलेटन सिस्टम के थ्रू। ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में। लिम्फ जो है वो क्या करता है? बॉडी जो हमारे ब्लड का टोटल वॉल्यूम है उसको मेंटेन करने में लिम्फ हेल्प करता है। इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू के पर्टिकुलरली अलग अलग भी इनके काम है। तो मेन काम क्या है? बाइंडिंग और स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। दूसरा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करता है। जैसे बोन में बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स, जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स है, विसरल ऑर्गन्स है, लाइक हार्ट है, लंग्स है, ये सारे अंडर द बोन प्रोटेक्टेड है। तो बोन क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इंसुलेशन, इंसुलेशन का क्या मतलब होता है? रेजिस्टेंस। तो इंसुलेशन जो वर्ड है वो इंसुलेटर से आया है। इंसुलेटर कौन होते हैं? जो रेजिस्ट करते हैं। तो हीट के रेजिस्टेंट होंगे या इलेक्ट्रिसिटी के, तो वहां पे हम इंसुलेटर वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये हीट इंसुलेशन का काम करता है। हमारी बॉडी की हीट को सराउंड में जाने से रोकता है। तो ये क्या करता है? हीट इंसुलेशन का काम करता है। नेक्स्ट ये क्या करता है? एनर्जी स्टोरेज का काम भी करता है। जैसे जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, जो फैटी टिश्यूज होते हैं, वहां पर फैट स्टोर होता है। जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तो फैट ब्रेक करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी स्टोरेज का काम भी कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। अब अगर हम देखें कि कनेक्टिव टिश्यू होते कैसे हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू लूजली पैक्ड होते हैं। इस तरह से दूर दूर होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, लूजली पैक्ड होते हैं लाइक दिस। ये फाइबर्स हैं, ये सेल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। और ये मैट्रिक्स है। अगर इससे पहले जब हमने डिस्कस किया था एपिथेलियम टिश्यू, तो एपिथेलियम टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक शीट की तरह। इनके बीच में स्पेस नहीं होता है। लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। सेल्स के बीच में स्पेस होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस यहाँ पे होता है। अब इस इंटरसेल्यूलर स्पेस में मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है। एपिथेलियल टिश्यू के कंपैरिजन में यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस कम था या नेग्लिजिबल था, तो मैट्रिक्स भी नेग्लिजिबल ही था। इंटरसेल्यूलर का क्या मतलब होता है? बिटवीन द टू सेल्स। और इंट्रासेल्यूलर का मतलब होता है इनसाइड द सेल। सेल के अंदर के जो मटेरियल होगा उसको हम इंट्रासेल्यूलर बोलेंगे, और सेल के बाहर का जो मटेरियल होगा वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। तो हम कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द सेल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। तो जो ये सेंटर में ये इन बिटवीन प्रेजेंट है, ये क्या होगा? मैट्रिक्स। इसको बोलेंगे हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल। ये सेल्स हैं और ये जो बीच में प्रेजेंट है ये क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल। तो कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल प्रेजेंट होता है। जो सेल की बात करें तो इसमें फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट, प्लाज्मा सेल्स और मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें 2 टाइप ऑफ मटेरियल प्रेजेंट होता है, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस। 2 टाइप ऑफ मटेरियल होता है, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस।
फाइबर का मतलब होता है थ्रेड, नॉर्मल लैंग्वेज में फाइबर का क्या मतलब है, थ्रेड। तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे की तरह जो स्ट्रक्चर है, वो फाइबर में आ जाती हैं। 3 टाइप के हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलिन फाइबर। अगर ग्राउंड सब्सटेंस की बात करें तो उसमें पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोप्रोटीन्स है, वाटर है और ग्लाइकोसामिन ग्लाइकन प्रेजेंट होता है। जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें फाइबर्स, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसमें फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। फाइबर्स क्या करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे ब्रेन की जो आउटर कवरिंग है वो फाइब्रस है, तो वो क्या करती है, ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये फाइबर्स का काम है। पॉलीसेकेराइड क्या करते हैं, पॉलीसेकेराइड सॉरी, ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है इसमें पॉलीसेकेराइड, वाटर, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ये जो होता है, ये इसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है ग्राउंड सब्सटेंस की, वाटर की तरह, जैसे लिक्विड होता है लेकिन वाटर से इसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है। किस वजह से होती है, पॉलीसेकेराइड की प्रेजेंस से और ग्लाइकोसामिन की प्रेजेंस से जो वाटर होता है वो थोड़ा सा विस्कस हो जाता है, तो इसकी कंसिस्टेंसी वाटर से ज्यादा होती है। अभी हम थोड़ा थोड़ा इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर इरेगुलर होता है, लाइक दिस, इस तरह से ये इरेगुलर स्ट्रक्चर के होते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का क्या काम है, फाइब्रस और ग्राउंड सब्सटेंस को स्क्रीट करना। जो ये फाइबर्स होती हैं और ये ग्राउंड सब्सटेंस है, इसको फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं। फैट सेल्स जो होते हैं इनका साइज, ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। इनका साइज ज्यादा और कम भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डिपोजिशन ऑफ द फैट। ये फैट सेल है, वन फैट सेल, जो न्यूक्लियस है साइड में होता है, जो एम्प्टी स्पेस है इसमें पूरे में फैट डिपॉजिट होती है। जितना ज्यादा फैट होगा वैसे वैसे इसका साइज इंक्रीज होता जाता है फैट सेल्स का। ये एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं फैट सेल्स। जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं और फैट सेल्स होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू में फिक्स्ड सेल होते हैं। नेक्स्ट जो मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल्स, ये मोटाइल होते हैं और हम कह सकते हैं कि मूवेबल है। जहां पर भी जरूरत होती है, जब ये कनेक्टिव टिश्यू से बाहर आके दूसरे टिश्यूज में चले जाते हैं और वापस से कनेक्टिव टिश्यू में आ सकते हैं, तो ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। मैक्रोफेजेस, मैक्रो मीन्स बड़ा, फेजेस का मतलब होता है इनगल्फ करना। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सेल डेब्रिज इनको इनगल्फ कर लेते हैं, तो इनका मेजर रोल है डिफेंस सिस्टम में मैक्रोफेजेस का। कुछ परसेंट मैक्रोफेजेस मोटाइल भी होते हैं और कुछ स्टैटिक भी होती हैं, एक ही जगह पे स्टोर भी रहते हैं। ल्यूकोसाइट वन टाइप ऑफ WBC है, इनका काम भी डिफेंस सिस्टम में है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में एंटर कर जाए तो उसको किल करने का काम है, ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्लाज्मा सेल्स वन टाइप ऑफ बी सेल्स ही होते हैं, बी लिम्फोसाइट सेल्स ही होते हैं। ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। मास्ट सेल्स, मास्ट सेल इरेगुलर शेप के होते हैं मास्ट सेल, और ये भी इन्फ्लामेशन में या डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉडी को इन्फॉर्म करते हैं कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया है बाय द इन्फ्लामेशन, बाय द फॉर्मेशन ऑफ एलर्जी। दूसरा इसमें हिपेरिन भी होता है, हिपेरिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। अब हम फाइबर्स की बात करते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलिन फाइबर। तो जो कोलेजन फाइबर होते हैं ये बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। कोलेजन फाइबर इस तरह से बंडल्स में प्रेजेंट होगा, थोड़ा सा वेवी भी हो सकता है, इस तरह से वेवी होएगा और ये बंडल्स में प्रेजेंट होता है। कोलेजन फाइबर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। कंपैरेटिवली मोर स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू इलास्टिक और रेटिकुलिन। जहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, जहां पर ज्यादा वियर एंड जहां पर ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, वहां पर कोलेजन फाइबर आएगा। जिन टिश्यूज में कोलेजन फाइबर होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एज कंपेयर टू इलास्टिन एंड रेटिकुलिन। जो रेटिकुलिन फाइबर्स हैं ये थिन होते हैं और ये बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, बहुत थिन होते हैं कोलेजन फाइबर के कंपैरिजन में। और ये क्या होते हैं, वेवी हो सकते हैं और ब्रांच भी होते हैं।
ये जो सेल्स होते हैं ये फाइबर्स ब्रांच होते हैं। जो कोलेजन फाइबर है ये ब्रांच अनब्रांच होते हैं कोलेजन फाइबर। इलास्टिक फाइबर ब्रांच होते हैं। ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे। जहां पर ज्यादा इलास्टिसिटी की जरूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, वहां पर इलास्टिक फाइबर्स ज्यादा होंगे उन टिश्यूज में। नेक्स्ट है रेटिकुलिन फाइबर। रेटिकुलिन फाइबर भी थिन होते हैं और ये फाइबर्स होते हैं और ये ये क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, इस तरह से वेवी नहीं होते हैं, इस तरह से वेवी नहीं होते हैं, ये ब्रांच होते हैं और वेवी नहीं होते हैं। इनका मेन काम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना। ये मेनली लिम्फ सिस्टम में मिलते हैं, जहाँ पे जैसे कि स्प्लिन है, वहां पर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, लिम्फ को क्लियर करते हैं, तो वहां पे मेन काम रेटिकुलिन का है। जहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने की जरूरत है, वहां पर सबसे ज्यादा रेटिकुलिन फाइबर मिलेगा। नेक्स्ट है ग्राउंड सब्सटेंस। तो ग्राउंड सब्सटेंस क्या करते हैं, सेमी सॉलिडिटी प्रोवाइड करते हैं मैट्रिक्स को। इनकी कंसिस्टेंसी वाटर से ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट, प्लाज्मा सेल्स और मास्ट सेल्स, दीज टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसमें फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। फाइबर्स में कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस में पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन्स, वाटर और ग्लाइकन प्रेजेंट होता है। तो ये पूरे सारा मटेरियल कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। अभी हम वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखो जनरल स्ट्रक्चर देख लीजिए कनेक्टिव टिश्यू की। जैसे कि ये क्या है, फाइबर्स हैं, दीज आर द कोलेजन फाइबर्स, वेवी हैं और बंडल्स में प्रेजेंट हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, एडिपोसाइट सेल्स हैं, इसी तरह से मास्ट सेल भी प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोफेजेस भी कहीं कहीं पर प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होते हैं, जिन सेल में ज्यादा इंफेक्शन होता है वहां पे ज्यादा ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होते हैं। और ये दूसरे जो इलास्टिन फाइबर है, इलास्टिक फाइबर क्या होता है, बंडल्स में प्रेजेंट नहीं होता, सिंगल सिंगल होता है और ब्रांच होता है। और जो रेटिकुलिन फाइबर होता है वो ब्रांच होता है और स्ट्रेट होता है। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है अदर टिश्यूज के कंपैरिजन में। जैसे कि जो मस्कुलर टिश्यू है या नर्वस टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू है, इन सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, कनेक्शन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, बाइंड करने का काम करता है। जैसे कि हमारी स्किन को मसल्स के साथ जोड़ता है, बोन्स को मसल्स के साथ जोड़ता है, लिगामेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, सेल्स एक टिश्यू को, वन टाइप ऑफ टिश्यू को अदर टाइप ऑफ टिश्यू के साथ जोड़ने का काम करता है। तो ये हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इट इज मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है। द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर मोर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो सेल्स होते हैं ये एक दूसरे से वाइडली सेपरेट होते हैं, दूर होते हैं एज कंपेयर टू द एपिथेलियल टिश्यू। एंड इंट्रासेलुलर सब्सटेंस इज प्रेजेंट कंसिडरेबली लार्ज अमाउंट। जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होता है, जो मैट्रिक्स होता है, वो ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देयर आर यूजुअली फाइबर्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स which may be semi-solid, jelly-like consistency or dense or rigid according to the requirement depending upon the position and function of the tissue। तो यहाँ पे फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, जेली लाइक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, या डेंस या रिजिड टिश्यू भी बनाते हैं जब जहां पर भी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ज्यादा रिजिडिटी की जरूरत है तो ज्यादा फाइबर जैसे कि कोलेजन फाइबर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। मेजर फंक्शन है कनेक्टिव टिश्यू के, बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट, इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोरेज। नाउ सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एक्सक्लूडिंग ब्लड इज फाउंड इन ऑल ऑर्गन्स सपोर्टिंग द स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट द ब्लड। और ये क्या करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं अदर टिश्यूज को। नेक्स्ट है, अगर हम सेल की बात करें, कौन कौन से सेल प्रेजेंट हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट एंड फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस वन बाय वन हम सेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट आर लार्ज फ्लैट सेल्स विद द इररेगुलर शेप। जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं उनकी शेप क्या होती है, इररेगुलर होती है, इस तरह से कहीं कहीं पर इनकी ब्रांच सी निकली हुई होती हैं। दे प्रोड्यूस कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर एंड मैट्रिक्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। ये क्या काम करते हैं,
कोलेजन और इलास्टिन फाइबर प्रोड्यूस करते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। और ये क्या करते हैं, टिश्यू रिपेयर में भी हेल्प करते हैं। जैसे हमें हमारे कहीं वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कहीं पर वुंड हो जाता है तो वहां पर जो पिंक कलर का टिश्यू आ जाता है, ग्रेनुलर टिश्यू को हम बोलते हैं, जिसको वो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ही उसको प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है फैट सेल, ऑल्सो नोन एज द एडिपोसाइट। दीज सेल्स अकर सिंगली। जो फैट सेल्स होते हैं उनको एडिपोसाइट भी बोलते हैं। ये एडिपोज टिश्यू में सबसे ज्यादा मिलते हैं, एडिपोसाइट्स, और यू कैन से फैट सेल्स। Also known as adipocyte, these cells occur singly or in group in many type of the connective tissue and abundant in the adipose tissue। जो adipose tissue होते हैं, फैट टिश्यूज होते हैं, वहां पर फैट सेल्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। They vary in size and shape according to the amount of the fat they contain। तो जो इनका साइज होता है, ये जो फैट सेल्स है, इनका जो साइज है वो अमाउंट, जितनी भी फैट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ये अपने साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेल्स है मैक्रोफेजेस। These are irregular shaped cells with granules in the cytoplasm। जैसे कि WBC है, WBC में एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट होते हैं। तो इनके जो सेल्स होते हैं उनके जो साइटोप्लाज्मा, उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सम आर फिक्स, कुछ फिक्स होते हैं, अटैच टू द कनेक्टिव टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स एंड अदर आर मोटाइल। तो कुछ मैक्रोफेजी जैसे होते हैं जो कि फिक्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में और वो फाइबर्स के साथ अटैच होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं, जहां पर भी रिक्वायरमेंट है, जहां इन्फेक्शन हो रखा है वहां पे मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। दे आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म। ये क्या करते हैं, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में, फॉरेन पार्टिकल्स के साथ फाइट करने में, उनको किल करने में, बॉडी को हेल्दी रखने में इनका मेजर रोल है मैक्रोफेजेस का। नेक्स्ट है दे आर एक्टिवली फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक होते हैं, ये इनगल्फ कर जाते हैं, इनगल्फिंग द डाइजेस्टिव सेल्स, इनगल्फिंग एंड डाइजेशन सेल डेब्रिज। जो सेल डेब्रिज होती है उनको इनगल्फ कर जाते हैं, उनको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया है या अदर फॉरेन बॉडीज हैं, उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं, उनको इनगल्फ कर सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं। इसी तरह से ये क्या करते हैं, बॉडी के डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। देयर एक्टिविटीज आर टिपिकली ऑफ द दोज ऑफ द मैक्रोफेजेस मोनोसाइट डिफेंस सिस्टम। ये हमारी बॉडी में एक मैक्रोफेज मोनोसाइट डिफेंस सिस्टम होता है। उसमें मैक्रोफेज और मोनोसाइट, मोनोसाइट क्या है, WBC की एक टाइप है मोनोसाइट। तो ये क्या करते हैं, WBC के मोनोसाइट टाइप ऑफ WBC और मैक्रोफेजेस मिलके क्या करते हैं, डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रोफेज मोनोसाइट डिफेंस सिस्टम। जैसे कि मोनोसाइट इन द ब्लड, जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट बेटा ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट क्या होते हैं, वन टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स ही है ल्यूकोसाइट। ये भी क्या करते हैं, डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स आर नॉर्मली फाउंड इन द स्मॉल नंबर ऑफ द हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू, बट न्यूट्रोफिल्स मेनली, न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डिफेंस सिस्टम में। सबसे ज्यादा जो जब भी इंफेक्शन होता है तो जो सबसे ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं और बहुत फास्टली ये माइग्रेट करते हैं इन्फ्लामेशन की साइट पे। Neutrophils migrate in the significant number during the infection when they play an important part in the tissue defense। Normally ये कम अमाउंट में मिलते हैं हेल्दी पर्सन में, हेल्दी टिश्यूज में, लेकिन अगर इन्फ्लामेशन हो तो वहां पे न्यूट्रोफिल्स टाइप ऑफ WBC बहुत जल्दी माइग्रेट करते हैं और बॉडी के डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, इन्फ्लामेशन को क्योर करने में हेल्प करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल बेसिकली बीटा लिम्फोसाइट ही होते हैं, WBC की ये टाइप है एक, और ये क्या काम करती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। दे डेवलप फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट ए टाइप ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल एंड दे सिंथेसाइज एंड स्क्रीट स्पेसिफिक डिफेंसिव एंटीबॉडीज इनटू द ब्लड एंड द टिश्यू। तो अगेन इनका भी क्या काम है, बॉडी के डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट मास्ट सेल, दीज आर द सिमिलर टू द बेसोफिल ल्यूकोसाइट। मास्ट सेल बेसोफिल ल्यूकोसाइट की तरह ही होते हैं, WBC की टाइप होती है बेसोफिल, तो उसी की तरह होते हैं मास्ट सेल। दे आर फाउंड इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड अंडर द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द सम ऑर्गन। जो हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू टाइप है कनेक्टिव टिश्यू के, आगे हम डिस्कस करेंगे, उसमें ये मिलते हैं फाइब्रस कैप्सूल और अंडर द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द सम ऑर्गन। जो फाइबर्स लेयर होती है ऑर्गन्स की, उसके नीचे ये मिलते हैं मास्ट सेल, फॉर एग्जांपल लिवर एंड द स्प्लीन। They produce granules containing heparin, histamine and other substances which are released
when the cell are damaged by disease or injury. Mainly जो मास्ट सेल होता है, इसमें टू टाइप के जो मास्ट सेल है, इसमें क्या होता है, एक हिपेरिन होता है और एक हिस्टामिन रिलीज करता है। ये हिपेरिन क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ये हिपेरिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है और हिस्टामिन बॉडी के डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। एक तो जहां पर मान लो हमें चोट लग गई है, तो हिपेरिन क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड की कोगुलेशन को रोकेगा ताकि पर्टिकुलर एरिया में ब्लड का फ्लो बना रहे। तो हिपेरिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट रिलीज होएगा मास्ट सेल में से। दूसरा हिस्टामिन, हिस्टामिन दो तीन तरह से बॉडी के डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। एक तो ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करने से बॉडी का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है। बॉडी के सिस्टम को समझ में आता है कि कहीं पर प्रॉब्लम चल रही है, तो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करेगा बाय द इन्फ्लामेशन। दूसरा ये क्या करता है, वेजो डायलेशन करता है, वेजो डायलेशन करेगा। वेजो डायलेशन का मतलब है जिस एरिया में हमें चोट लगी हुई है, उस एरिया में या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुई है, उस एरिया में जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं ताकि ब्लड का फ्लो प्रॉपर बना रहे। कई बार ये क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन जैसे कि जो हमारे लंग्स हैं, जो एल्वियोलाई है, वहां पर ये क्या काम करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन का काम करता है। तो इस तरह से ये क्या करता है, इस समय बॉडी के डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। एक तो इन्फ्लामेशन कॉज करता है, वेजो डायलेशन करता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करता है, जैसे कि लंग्स में। Histamine is involved in the local and general inflammation reactions. It stimulates the secretion of gastric juice and it is associated with the development of allergies and hypersensitivity state. तो ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है। हिस्टामिन प्रिवेंट कोगुलेशन, जो हिपेरिन है, हिपेरिन प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ द ब्लड विच मे एड द पैसेज ऑफ प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड टू द अफेक्टिव टिश्यू। तो हिपेरिन क्या करता है, एंटीकोगुलेंट का काम करता है और ताकि जो पर्टिकुलर एरिया है वहां पर ब्लड का फ्लो प्रॉपर बना रहे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट टाइप हैं, जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, नेक्स्ट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड, lymphoid tissues, cartilage and the last one is the bone. तो these are the different kind of the connective tissue. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की। लूज कनेक्टिव टिश्यू एज द नेम इंडिकेट, लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होंगे वो लूजली पैक्ड होंगे। तो दैट मीन जो फाइबर्स हैं वो कम होंगे, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो ज्यादा होएगा और सेल्स भी उसमें ज्यादा होंगे। फाइबर्स कम होंगे तो रिजिडिटी कम होती है, सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल ज्यादा होंगे तो उसमें फ्लूइडिटी ज्यादा होती है। लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। जैसे कि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें फाइबर्स कहीं कहीं पर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्स हैं वो सेपरेटेड बाय द फाइबर्स और द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए जो टिश्यू की कंसिस्टेंसी है वो क्या रहती है, लूज रहती है। दिस इज द मोस्ट जनरलाइज्ड टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। द मैट्रिक्स इज सेमी सॉलिड होता है विद द मेनी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एंड सम फैट सेल्स, मास्ट सेल्स एंड द मैक्रोफेजेस। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, कुछ फैट सेल्स भी होते हैं, मास्ट सेल्स भी और मैक्रोफेजेस भी होते हैं। ये जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मास्ट सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, these are widely separated by the elastin and the collagen fiber, providing elasticity and tensile strength। जो ये फाइबर्स होते हैं ये इलास्टिसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू को। इट कनेक्ट्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है, ये कनेक्शन बाइंडिंग प्रोवाइड करता है और सपोर्ट करता है टिश्यू को। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे कि अंडर द स्किन प्रेजेंट होता है, बिटवीन द मसल्स प्रेजेंट होता है, supporting blood vessels and nerves in the alimentary canal and in glands
सपोर्टिंग द स्क्रीटरी ऑर्गन्स, जो ग्लैंड्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, स्क्रीटरी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी लूज कनेक्टिव टिश्यू की ही टाइप होती है। एडिपोज टिश्यू में जो सेल्स होते हैं इनको हम एडिपोसाइट सेल्स बोलते हैं। न्यूक्लियस वन साइड में प्रेजेंट होता है। जो इंट्रासेल्युलर एरिया होता है ये पूरा क्या होता है, एम्प्टी होता है फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट। जितनी ज्यादा फैट अवेलेबल होगी वैसे वैसे ये सेल्स क्या कर लेते हैं, अपने एरिया को इंक्रीज कर लेते हैं, इनका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एडिपोज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट, कंटेनिंग द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इन द मैट्रिक्स ऑफ द एरियोलर टिश्यू। तो जैसे कि एरियोलर टिश्यू की काइंड है, तो यहाँ पे जो ये फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें क्या होता है, इसका साइज कुछ इस तरह से होता है, बड़े साइज में ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये एडिपोसाइट प्रेजेंट है। एडिपोसाइट टिश्यू टू टाइप के होते हैं, व्हाइट एडिपोज टिश्यू एंड द ब्राउन एडिपोज टिश्यू। व्हाइट एडिपोज टिश्यू अडल्ट में मिलता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू न्यू बॉर्न बेबीज में मिलता है। जब व्हाइट एडिपोज टिश्यू बर्न होते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं, तो वहां पर मोर एनर्जी और लेस हीट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू न्यू बॉर्न बेबीज में होते हैं, ये जब मेटाबोलाइज होते हैं तो ये मोर हीट और लेस एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू व्हाइट एडिपोज टिश्यू, जिससे कि जो बेबी है उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो व्हाइट एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट इन द अडल्ट, दिस मेक अप 20 to 25% ऑफ द बॉडी वेट इन वेल नरिश्ड अडल्ट। जो अडल्ट का जो बॉडी वेट होता है 20 to 25%, वो कौन बनाता है, व्हाइट एडिपोज टिश्यू। It is found supporting the kidney and the eyes between the muscles fiber and under the skin, where it acts as a thermal insulator and the energy storage. तो ये किडनी को सपोर्ट करते हैं, आईज के आउटसाइड वाली प्रोटेक्शन प्रोवाइड, आईज को प्रोटेक्ट करते हैं, क्यूशन प्रोवाइड करते हैं, मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, थर्मल इंसुलेटर का काम करते हैं और एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। ब्राउन एडिपोज टिश्यू दिस इज प्रेजेंट इन द न्यूबॉर्न बेबीज में प्रेजेंट होता है। इट हैज अ मोर एक्सटेंसिव कैपिलरी नेटवर्क देन द व्हाइट adipose tissue. When brown tissue is metabolized, it produces less energy and considerably more heat than other fat, contributing to the maintenance of the body temperature of the newborn. Next, second type है dense connective tissue. Dense connective tissues में cells कम होते हैं और fibers ज्यादा होते हैं, तो ये comparatively ज्यादा strong होते हैं as compared to the loose connective tissue. They contain the more fiber and the fewer cell than the loose connective tissue. Different kinds है, जैसे कि fibrous tissue है, second type है elastic tissues है। तो ये यहाँ पे देखिए, जो fibrous tissue है इसमें fibers ज्यादा होते हैं और cells कम होते हैं, और ये जो cells होते हैं these are separated by the fibers और mainly कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो फाइबर्स टिश्यू होता है या कोलेजन फाइबर्स टिश्यू होता है, इसमें मेनली कोलेजन प्रेजेंट होता है, कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। दिस टिश्यू इज, और जब हमने स्टार्टिंग में फाइबर्स की टाइप की थी, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स, रेटिकुलिन फाइबर्स, तो इन टिश्यूज में कोलेजन फाइबर्स ज्यादा प्रेजेंट होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की जो टाइप है फाइबर्स टिश्यू में, ये कौन सा कोलेजन फाइबर्स टिश्यू है। दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ द मेनली ऑफ द क्लोजली पैक्ड बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स विद वेरी लिटिल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बहुत कम प्रेजेंट होता है इसमें, मैट्रिक्स मतलब के एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बहुत कम प्रेजेंट होता है, और फाइबर्स कोलेजन फाइबर्स बंडल्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो सेल्स होते हैं फाइब्रोसाइट्स बोलते हैं उनको। फाइब्रोसाइट्स आर फ्यू इन नंबर एंड आर फाउंड लाइंग इन रोज बिटवीन द बंडल्स ऑफ द फाइबर्स। तो ये क्या होते हैं, फाइब्रोसाइट जो सेल्स होते हैं वो इस तरह से लाइन में प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द बंडल्स ऑफ फाइबर। फॉर्मिंग लिगामेंट्स ये क्या काम करते हैं, जो कोलेजन फाइब्रस टिश्यू है ये लिगामेंट्स की फॉर्म करते हैं। लिगामेंट्स का क्या काम है, बोन टू बोन अटैचमेंट, जो बोन एक दूसरी बोन से जुड़ती है तो वो लिगामेंट के थ्रू जुड़ती है। एज एन आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ऑर्गन्स लाइक द किडनी की जो आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है वो कोलेजन फाइबर्स होती है। लिम्फ नोड्स एंड द ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है वो कोलेजन फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। फॉर्मिंग द मसल शीथ एंड कॉल्ड द मसल fascia which extend beyond muscle to become the tendon that attach to the muscle to the bone। और ये टेंडन की फॉर्मेशन भी करते हैं। टेंडन का क्या काम है, मसल को बोन से अटैच करना। लिगामेंट बोन को बोन से अटैच करता है, लेकिन टेंडन मसल को
बोन से अटैच करता है। नेक्स्ट है इलास्टिक टिश्यू। जो इलास्टिक टिश्यू है उसमें इलास्टिन फाइबर ज्यादा होता है और ये क्या होते हैं, एक्सटेंसिव और रिकॉइलिंग होती है इनकी प्रॉपर्टी। ये रिकॉइल होते हैं इस तरह से, जब भी जरूरत होगी ये इनका साइज बढ़ जाता है, जब जरूरत होती है तो कॉइलिंग होकर साइज छोटा होता है। तो इनकी कैपेसिटी है कि ये एक्सटेंड हो सकते हैं, साइज इंक्रीज कर सकते हैं। इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक टिश्यू इज कैपेबल ऑफ कंसिडरेबल extension and recoiling. There are few cells and the matrix consists mainly the masses of elastic fiber secreted by the fibroblast. तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, इलास्टिक और कोलेजन फाइबर को secrete करते हैं। तो जो सेल्स हैं वो वेरी लो होते हैं और नेग्लिजिबल और बहुत कम होते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। इट इज फाउंड इन ऑर्गन वेयर स्ट्रेचिंग और ऑल्ट्रेशन ऑफ शेप इज रिक्वायर्ड। जहां पर स्ट्रेचिंग, जहां पर शेप की चेंज, जैसे कि हम ब्रीदिंग करते हैं तो जो एल्वेलाई को साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है वहां पर इनकी जरूरत है, तो वहां पे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द लार्ज ब्लड वेसल्स वॉल एंड द ट्रैकिया एंड द ब्रोंकाई एंड द लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ब्लड। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड और लिम्फ ये दोनों क्या होते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू। ब्लड का क्या काम है, लंग्स से ऑक्सीजन को टिश्यूज तक लेके जाना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग फॉर द एक्सक्रीशन। और ये लंग से टिश्यू तक कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आते हैं। लंग्स ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिज्म से फॉर्म होती है टिश्यूज में, उसको टिश्यूज से लंग तक लेके आता है ब्लड और उसकी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। क्लोटिंग फैक्टर दैट कोगुलेट द ब्लड मिनिमाइज द ब्लीडिंग फ्रॉम द रैप्चर ब्लड वेसल। तो इसमें ब्लड में क्या होता है, कोगुलेटिंग फैक्टर भी होता है। कोगुलेशन फैक्टर वो क्या करता है, ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प होता है। जैसे कहीं पर इंजरी हो जाए तो ज्यादा ब्लड का लॉस ना हो, वहां पे क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट भी करता है और वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द lymphoid टिश्यू। इट इज ऑल्सो नोन एज द रेटिकुलर टिश्यू। इसमें lymphoid टिश्यू, इसमें मेनली क्या होते हैं, रेटिकुलिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। इट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलिन टिश्यू बोलते हैं। इट हैज ए सेमी सॉलिड मैट्रिक्स विद फाइन ब्रांचिंग रेटिकुलिन फाइबर। इसमें मेनली रेटिकुलिन फाइबर प्रेजेंट होता है और रेटिकुलिन फाइबर क्या होता है, स्ट्रेट होता है और विद ब्रांच होता है। जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है वो सेमी सॉलिड होता है। इट कंटेन्स रेटिकुलर सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, मोनोसाइट और द लिम्फोसाइट। रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, साथ में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट भी प्रेजेंट होते हैं। lymphoid tissue is found in the lymph node and all organs of the lymphatic system। जो हमारे lymphatic system है उसमें जितने भी नोड होती हैं उसमें रेटिकुलिन फाइबर प्रेजेंट होता है, रेटिकुलिन टिश्यू प्रेजेंट होता है, रेटिकुलर टिश्यू, और जिसको हम क्या बोलते हैं, lymphoid टिश्यू। नेक्स्ट इज द कार्टिलेज। कार्टिलेज इज फर्मर देन द अदर कनेक्टिव टिश्यू। जो दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनसे कार्टिलेज क्या होता है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है, बट दिस इज लेस स्ट्रॉन्गर देन द बोन। ये फ्लेक्सिबल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। बोन क्या होती है, हार्ड होती है और फ्रेजाइल होती है। सेल्स और कॉल्ड द कॉन्ड्रोसाइट। जो सेल्स कार्टिलेज टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट एंड आर लेस न्यूमरस, और ये बहुत कम होते हैं। दे आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स रेनफोर्स्ड बाय द कोलेजन एंड द इलास्टिन फाइबर्स। तो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं और ये वहां पर और भी क्या प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये एक लिम्फोइड टिश्यू का डायग्राम रह गया है। ये लिम्फोइड टिश्यू होता है, ये रेटिकुलर सेल इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हमने पढ़ा था, व्हाइट ब्लड सेल्स में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के साथ रेटिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और ये रेटिकुलन फाइबर इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेट। ये लिम्फ के लिए स्पेस है, यहाँ पर लिम्फ होते हैं, ठीक है। तो ये लिम्फोइड टिश्यू है। नेक्स्ट इज अ कार्टिलेज। कार्टिलेज हम डिस्कस कर रहे हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द कार्टिलेज, जैसे हाइलिन कार्टिलेज है, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज इज द स्मूथ ब्लूइश व्हाइट टिश्यू। द कॉन्ड्रोसाइट, जो सेल्स होते हैं हाइलिन कॉन्ड्रोसाइट आर द स्मॉल ग्रुप विद इन द सेल नेस एंड द मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड द स्मूथ। ये हाइलिन कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है। इसमें जो सेल्स, जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो इस तरह से सेल नेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये सेल नेस्ट किसका बना होता है, फाइबर्स का बना होता है, और ये जो मैट्रिक्स होता है ये सॉलिड होता है हाइलिन कार्टिलेज में।
Hyaline cartilage provide flexibility, support and the smooth surface for movement of the joint. ये क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और स्मूथ मूवमेंट, जॉइंट की स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करता है. इट इज फाउंड ऑन द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन एंड द फॉर्म जॉइंट्स. ये क्या करता है? जब लॉन्ग बोन जहाँ पे जॉइंट्स बनाती है वहां पे प्रेजेंट होता है, फॉर्मिंग द कैस्टल कार्टिलेज विच अटैच द रिब्स टू द स्टर्नम. जब रिब्स स्टर्नम से ज्वाइंट करती है तो ज्वाइंट में हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैरिंक्स, ट्रेकिया एंड द ब्रोंकाई. नेक्स्ट वन इज द फाइब्रोकार्टिलेज. These consist of the dense masses of the white collagen fibers and the matrix similar to that of the hyaline cartilage with the cell widely dispersed. तो इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो वाइडली डिस्पर्स होते हैं फाइबर्स के थ्रू. ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं लेकिन सेल्स की जो काउंटिंग है इसमें कम होती है और वो बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं. They are tough, slightly flexible and supporting the tissue found. कहाँ का प्रेजेंट होते हैं? एज पैड्स बिटवीन द बॉडीज ऑफ द वर्टिब्रे. वर्टिब्रे के बीच में प्रेजेंट होते हैं और इंटरवर्टिब्रल डिस्क बनाते हैं. बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन्स एंड द नी ज्वाइंट. जैसे कि जो हमारी नी ज्वाइंट है, जो एल्बो ज्वाइंट है, वहां पे प्रेजेंट होते हैं और सेमिल्यूनर कार्टिलेज बनाते हैं. ऑन द रिम ऑफ द बोनी सॉकेट ऑफ द हिप. सोल्जर ज्वाइंट में प्रेजेंट होते हैं. जो बोनी सॉकेट होती है हिप ज्वाइंट की और सोल्जर ज्वाइंट की, वहां पर प्रेजेंट होता है. डीपनिंग द कैविटीज विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट. जो डीप कैविटीज होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है और वहां पे मूवमेंट में हेल्प करता है. एज लिगामेंट ज्वाइनिंग द बोन. और लिगामेंट जब बोन के साथ ज्वाइंट करते हैं तो वहां पर भी ये प्रेजेंट होता है. लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से ज्वाइंट करता है. तो जब बोन बोन से ज्वाइंट होती है तो वहां पे भी फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है लिगामेंट की फॉर्म में. इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज. दिस फ्लेक्सिबल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द येलो इलास्टिक फाइबर. इसमें क्या होता है? येलो इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और इस तरह से कॉन्ड्रोसाइट लाइन में प्रेजेंट होते हैं. फाइबर्स लाइंग ऑन द सॉलिड मैट्रिक्स. द कॉन्ड्रोसाइट लाइज बिटवीन द फाइबर्स. तो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं वो इस तरह से फाइबर्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं. इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द. फॉर एग्जाम्पल जैसे जो हमारा पिन्ना है, ईयर का जो पिन्ना है या लॉब्स ऑफ द ईयर एंड द एपिग्लोटिस एंड द पार्ट ऑफ द ट्यूनिका मीडिया ऑफ द ब्लड वेसल. जो ब्लड वेसल की मिडिल वाली लेयर है ट्यूनिका मीडिया, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. नोज का जो फ्लेक्सिबल पार्ट है इसको बनाने में हेल्प करते हैं और ईयर का जो पिन्ना है उसको बनाने में ये हेल्प करते हैं. तो ये क्या करते हैं? शेप को मेंटेन करते हैं इलास्टिक फाइब्रोकार्टिलेज. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द बोन. बोन आर द बोन सेल को हम बोलते हैं ओस्टियोसाइट. आर सराउंडेड बाय द matrix of the collagen fiber strength by the inorganic salts and especially the calcium and the phosphate. जो bones होती हैं उसमें कोलेजन फाइबर्स के सराउंड कोलेजन फाइबर उनके सराउंड प्रेजेंट होता है और कैल्शियम और जो फॉस्फेट है ये दोनों ही इनको क्या करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन. अगर हम बोन की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बोन की स्ट्रक्चर है. ये जो टू एंड होते हैं, अपर एंड लोअर एंड और एक्सट्रीमिटीज, इनको हम कह सकते हैं ये एपीफाइसिस बोलते हैं हम इनको. तो बोन दोनों साइड में एपीफाइसिस होती हैं. इसकी जो आउटर कवरिंग होती है यहाँ पे होता है हाइलिन कार्टिलेज जो आर्टिकुलेशन में हेल्प करता है. सेंटर वाले पोर्शन को बोलते हैं डायाफाइसिस और ये इसको हम साफ्ट भी कह सकते हैं. ये जो बोन होती है ये स्पॉन्जी बोन होती है. दोनों ही जो एपीफाइसिस है ये स्पॉन्जी बोन से बने होते हैं और जो ये साफ्ट होती है इसमें मेडुलरी कैनाल होती है. जो न्यू बोन होते हैं उसमें मेडुलरी कैनाल में व्हाइट बोन मैरो फिल होता है और जब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये व्हाइट बोन मैरो धीरे धीरे येलो बोन मैरो से रिप्लेस हो जाता है. इसीलिए जो न्यू बोर्न बेबी जो होते हैं उनमें जो हीमोग्लोबिन है, जो आरबीसीज है, आरबीसी का कंटेंट उनमें ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? व्हाइट बोन मैरो फिल होता है. जैसे जैसे येलो बोन मैरो फिल होता जाता है वैसे वैसे यहाँ पे आरबीसीज की प्रोडक्शन, हीमोपोइसिस की प्रोडक्शन कम होने लग जाती है और जब पर्सन कंप्लीटली एडल्ट हो जाता है तो हीमोपोइसिस की प्रोसेस होती है एपीफाइसिस. एपीफाइसिस कौन सी? जो फ्लैट बोन्स होते हैं जैसे हमारी स्कल बोन है या जो हमारी रिब्स बोन्स हैं, जो हमारे वर्टिब्रे कॉलम की बोन है, उनमें क्या बनता है? उनमें हीमोपोइसिस की प्रोसेस होती है. तो इसीलिए अडल्ट्स में जो आरबीसी का कंटेंट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू न्यू बोर्न बेबीज. ये जो बोन के सेल्स होते हैं वो पेरिओस्टियम जो आउटर लेयर है इसके नीचे स्टोर होते चलते हैं. इससे क्या होती है? बोन की थिकनेस और बोन की स्ट्रेंथ बढ़ती है. These are the diaphysis or soft and
टू एपिफाइसिस और द एक्सट्रीमिटीज, इसमें क्या होता है सेंट्रल में डायफाइसिस होती है, उसको हम साफ्ट भी बोलते हैं, टू एक्सट्रीमिटीज जिनको हम बोलते हैं एपिफाइसिस। डायफाइसिस इज कंपोज ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन विद द सेंट्रल मेडुलरी कैनाल and containing the fatty yellow bone marrow in the adult. The epiphysis consists of an outer covering of the compact bone with the spongy cancellous bone inside. इसको हम spongy bones भी बोल सकते हैं जो inside है ये इस तरह से, या फिर इसको हम cancellous bone भी बोल सकते हैं। The diaphysis and epiphysis are separated by epiphyseal cartilage which ossify when the growth is complete. Thickening of the bone occur with the deposition of the new bone tissue under the पेरिओस्टियम। जो पेरिओस्टियम लेयर होती है बोन के आउटर लेयर, उसके नीचे ओस्टियोसाइट सेल से डिपॉजिट हो जाते हैं, उससे क्या होती है बोन की थिकनिंग बढ़ती है। फंक्शंस प्रोवाइड द फ्रेमवर्क टू द बॉडी, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो बोनी स्केलेटन सिस्टम होता है और ये क्या करता है बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। गिविंग अटैचमेंट टू द मसल्स और टेंडन, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मसल्स हैं और टेंडन्स हैं वो बोन्स के साथ बोन से अटैच होती हैं। allowing movement of the body as a whole or as a part of the body, they forming joint and the movement that are moved by the muscles। ये क्या करते हैं मूवमेंट विद इन द बॉडी। अगर हमें सिर्फ हाथ और पैरों को हिलाना हो कड़े कड़े तो उसके मूवमेंट को भी अलाउ करते हैं, और अगर हमें कहीं से मूव करना तो होल बॉडी की मूवमेंट को भी अलाउ करते हैं, ज्वाइंट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और मसल्स दैट आर द मूव्ड बाय द मसल्स, जो ज्वाइंट होते हैं वो मसल्स के थ्रू मूव करते हैं। फॉर्मिंग द बाउंड्रीज ऑफ द cranial, thoracic and pelvic cavity, protecting the organ they contain। जैसे जो थोरेसिक कैविटी है वो क्या करती है, जो हमारे विसरल ऑर्गन लाइक हार्ट है लंग्स उनको प्रोटेक्ट करती है। जो क्रेनियल कैविटी है ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। तो बोन्स क्या करती हैं प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं हमारे विसरल ऑर्गन्स को। जो पेल्विक कैविटीज है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हीमोपोइसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स इन द रेड बोन मैरो। जो हीमोपोइसिस की प्रोसेस होती है, हीमोपोइसिस की प्रोसेस क्या होती है जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोपोइसिस। तो जो हीमोपोइसिस की प्रोसेस होती है वो रेड बोन मैरो में होती है। रेड बोन मैरो जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी रेड बोन मैरो, ये जो बोन मैरो है यहाँ पर होती है मेडुलरी कैनाल में। और आफ्टर अडल्ट जब हो जाते हैं तो ये फ्लैट बोन्स में होती है, जैसे हमारी रिब्स की बोन है जो हमारी स्कल बोन है उसमें होती है। मिनरल स्टोरेज का काम भी करते हैं बोन्स, स्पेशली कैल्शियम और फॉस्फेट। द मिनरल रिजर्वॉयर विद इन द बॉडी बोन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड कैल्शियम लेवल विच मस्ट बी टाइटली कंट्रोल्ड। तो जो बोन्स होती हैं वो कैल्शियम और फॉस्फेट की स्टोरेज का काम भी करती हैं, मेनली कैल्शियम। अगर हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की तो डिसऑर्प्शन हो सकता है। अगर ज्यादा हो जाए ब्लड में कैल्शियम तो अगेन बोन्स के साथ वो बोन्स में डिपॉजिट हो जाता है। तो बोन्स का क्या काम है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करती है ब्लड में। कैल्शियम की मेजर रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में इसकी मेजर रिक्वायरमेंट है। न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज में कैल्शियम हेल्प करता है। तो बॉडी के मोस्टली जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं या मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन है, उसमें कैल्शियम का मेजर रोल है। तो इसकी जो अमाउंट है वो टाइटली कंट्रोल्ड रहनी चाहिए ब्लड में। तो इसको कौन कंट्रोल कर सकता है बोन्स कंट्रोल कर सकती हैं। तो इसके साथ ही हमारा कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं और इसके नोट्स हम साथ साथ अपलोड कर रहे हैं तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।